कहानी लौह पुरुष की, एक ऐसे व्यक्ति, एक बैरिस्टर, एक कर्मठ जननेता जिनकी तरह फौलादी इरादे किसी के नहीं हुए। स्वतंत्र भारत के ऐसे सरदार जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। इरादे लोहे से मजबूत और हौसला आसमान से ऊंचा। जो ठान लिया वो करके दिखाया। ऑपरेशन पोलो, जिसने हैदराबाद के निजाम की नींद उड़ा दी। निजाम से बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। सरदार पटेल चिंतित थे। तारीख आई 13 सितंबर 1947। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का फैसला किया। 17 सितंबर 1947 को ही निजाम ने हथियार डाल दिए। भारत में हैदराबाद का पूर्ण रूप से विलय हो गया। ये भारतीय संघ की एकता, अखंडता और स्थिरता को मजबूत बनाने वाली थी। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए सरदार पटेल का जीवन समर्पित रहा। वे भारतीय राजनीति में एक ऐसे स्तंभ हैं जो सदैव दैदीप्यमान रहेंगे। सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। भारत के महान सपूत की विरासत को लेकर आज का भारत कैसे आगे बढ़ रहा है और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्पों को पूरा करने की दिशा में कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी देश चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प इन्हें किस तरह से मजबूती दे रहे हैं, इन सभी पर करते हैं विस्तार से चर्चा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। हम तो वो लोग हैं जिनको प्रेरणा मिली है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम वो लोग हैं जिन्होंने आत्मसात किया है वसुधैव कुटुंबकम की। यही तो हमारी जीवन धारा है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत ने समूचे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। देश को राजनीतिक और भौगोलिक एक सूत्र में पिरोने का भागीरथ प्रयास जिन्होंने किया, देश उन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानता है। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों में फैले भारत का एकीकरण किया। भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा।
लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। स्वतंत्र भारत की पहली चुनौती थी 562 रियासतों का एकीकरण। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा के सामने ये ज्यादा देर तक टिक न सकी। एक एक कर सभी रियासतों ने तिरंगे को अपना लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बाध्यता ऐसी थी जो आजादी के 70 साल तक बनी रही। ये सरदार पटेल के संकल्प को एक धक्का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त साल 2019 में संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया। देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सरदार पटेल के इस संकल्प को पूरा करना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के 150वें जन्मदिन वर्ष समारोह के मौके पर बताया था कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने पटेल के सपनों को नए आयाम दिए हैं। मोदी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कायम करने में सफलता पाई है जिसका स्वरूप व्यापक है और जो सर्वस्पर्शी है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत को समझने के लिए जरूरी है कि सरदार पटेल और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और राष्ट्र के प्रति उनके अगाध प्रेम को समझा जाए। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इंग्लैंड से वे 1913 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। ये वही समय था जब भारत में स्वतंत्रता की अलख प्रबल हो चुकी थी। साल 1918 का था। सूखे के कारण खराब फसल हुई थी। प्रभावित किसानों के लिए छूट की मांग करते हुए सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचार से एकदम दुखित थे। उन्होंने वकालत से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेने का फैसला लिया और अपने आप को मां भारती की सेवा में झोंक दिया। बैरिस्टर बनने के बाद अहमदाबाद में जब वे लौटे तब जबरदस्त क्रिमिनल साइड लॉयर के तौर पे उनकी प्रैक्टिस थी, मगर बापू ने कहा कि हमको अंग्रेजी अदालत छोड़ देनी है, हमको अपने मान शान सब छोड़ देना है। एक ही क्षण में उन्होंने छोड़ दिया, तय कर दिया कि अब मैं वकालत नहीं करूंगा। सरदार ने कभी वकालत उसके बाद नहीं की। उनकी उल्लेखनीय भूमिका सामने आई साल 1928 में। उस वक्त प्रांतीय सरकार ने किसानों से भारी लगान वसूल करने का निर्णय लिया था। लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। किसान इस फैसले से खासे परेशान थे। सरदार पटेल ने इस मनमानी का कड़ा विरोध किया और उनके नेतृत्व में बारडोली का सत्याग्रह शुरू हुआ। यह किसान आंदोलन प्रचंड रूप से सामने आया और अंत में हुकूमत को झुकना पड़ा। इस सफल आंदोलन के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारडोली सत्याग्रह के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने किसानों को जिस तरह से संगठित किया था, सरदार की एक ही आवाज के ऊपर लोग बैठ जाते थे, फना होने के लिए तैयार हो जाते थे। मगर बारडोली का जो एजिटेशन था उसके बारे में मैं एक बात खास कहना चाहूँगा। एक लोकल पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हम वल्लभ भाई को अरेस्ट कर देंगे तो एजिटेशन टूट जाएगा, मगर उसने आगे परमिशन मांगा और गवर्नर तक का वो बात गया तो गवर्नर ने अपनी काउंसिल की मीटिंग की और काउंसिल ने तय किया अगर सरदार पटेल को तुम अरेस्ट करोगे तो ये लोकल लेवल का एजिटेशन पूरे देश में फैल जाएगा, देश का हर गांव वो बारडोली बन जाएगा। अब वे पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ चुके थे। उन्होंने वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। कई बार जेल गए, लेकिन उनके फौलादी इरादे कायम रहे। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। ऐसा कोई भी आंदोलन स्वतंत्रता का नहीं था कि जिसमें वल्लभ भाई की कोई भूमिका न हो। हम खेड़ा से शुरू करें, खेड़ा में हुआ, बोरसद में हुआ, बारडोली में हुआ, बाद में नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ और क्विट इंडिया भारत छोड़ो चलो। क्योंकि महात्मा गांधी समझते थे कि किसी सत्याग्रह का आंदोलन को सफलतापूर्वक अगर चलाना है तो वल्लभ भाई की भूमिका ही एक सही भूमिका है। मां भारती के सपूत के प्रति देश के किसानों का अगाध प्यार रहा है। किसानों और सरदार पटेल के बीच इस अटूट रिश्ते की गर्मजोशी नजर आई साल 2013 में, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाए जाने की शुरुआत की। उन्होंने देश के किसानों से आह्वान किया कि कृषि कार्य में उपयोग आए अपने किसी औजार का दान दें। वो लोहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा में उपयोग किया जाएगा। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा का उपयोग कर एक अविस्मरणीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। 31 अक्टूबर 2018 को इस प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वल्लभ भाई के शरीर को मध्य भारत में खड़ा करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, तो उनकी दोनों बाहुएं कोहिमा से कच्छ की है, उनका मस्तक कश्मीर है, उनके 2 पैर कन्याकुमारी हैं। वल्लभ भाई का इतना बड़ा प्रदान शायद एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में ऐसी घटना कभी बनी ही नहीं है, इसीलिए हम उनको लौह पुरुष भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरदार पटेल ने अपने जीवन में राष्ट्र उत्थान और समाज की तरक्की की लड़ाई लड़ी। वे पूरी तरह से तुष्टीकरण के खिलाफ थे। प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि तुष्टीकरण की सोच देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देश की एकता के रास्ते में, हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता, इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल, हर समय देश के हर कोने में हर देशवासी को सावधान रहना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के सामाजिक न्याय के पहलू को अपनी सरकार की योजनाओं में शामिल किया। अब केंद्र की नीतियों में तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण के मंत्र को प्रमुखता से जगह दी गई है। दुनिया का आधार किसान और मजदूर है। मैं सोचता हूं कि कैसे किसानों को गरीब और कमजोर ना रहने दूं, कैसे उन्हें मजबूत करूं और ऊंचा सिर करके चलने वाला बना दूं। सरदार साहब का ये सपना था, वो कहते थे। साथियों, किसान सशक्त तब होंगे जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब किसान मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा।
देश के विकास और राष्ट्र की एकता में बड़ा खतरा था अलगाववाद और नक्सलवाद का। हिंसा और विकास कार्यों में रुकावट वंचितों के हकों और जनहित की योजनाओं के लिए बड़ी बाधा थी। इस चुनौती से भी मोदी सरकार बड़ी ही कुशलता के साथ पार पाने की कगार पर है। बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित, देश हित। सर्वोच्च हित, देश हित। जब हम सबका हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगति होगी, तभी हमारी भी उन्नति होगी। भाइयों और बहनों, आज अवसर है कि इस विराट भव्य व्यक्तित्व के चरणों में हम उसी भारत के निर्माण का संकल्प दोहराएं जिसका सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। एक ऐसा भारत जो सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर होगा। आइए इस पावन अवसर पर हम फिर से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को दोहराएं। आइए सरदार पटेल के चरणों में नतमस्तक होकर हम ये प्रतिज्ञा लें कि देश का गौरव और मान बढ़ाएंगे, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।